हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो दोस्तों, ये सेशन में वीकली लाता रहूँगा जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही लेक्चर होगा। क्योंकि दोस्तों, ये पहला वीडियो है मेरा जो मैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर से बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि वीकली आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता रहूँ, उस पर बातचीत हो अच्छे से, जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से लाभदायक हो। तो दोस्तों, पहला वीडियो में ओपेक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना रहा हूँ। धीरे धीरे वीकली पे हम और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो हमारे IR के एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव हो, मैं कोशिश करूँगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं डीपली आपको संक्षेप में मैं बता सकूं कि ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया, बनाने का कारण क्या है, वर्तमान में वो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओपेक क्या है, कब इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों, ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, मतलब कि दोस्तों एक ऐसा समूह है जो पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करता हो। तो ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, और ये ग्रुप कब बना, और इसमें कौन कौन से सदस्य देश हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन समझने से पहले हमको कुछ इतिहास में जाना पड़ेगा। जैसा कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और हमको 20वीं शताब्दी में जाना होगा। लगभग 100 साल पहले की बात किया जा रहा है। लगभग सन 1900 में क्या विश्व की स्थिति थी, और विश्व की स्थिति के अनुसार ये जो ओपेक बना, इसका जो गठन होता है यह 1960 में हुआ। 1960 में आकर ये जो 60 वर्ष का गैप है, ऐसी क्या घटनाएं हुई कि जो ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा। तो देखा जाए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1900 के दशक में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एकदम, उसका ग्राफ देखा जाए तो एकदम बढ़ता हुआ जा रहा था। मतलब नया लोगों को गाड़ियाँ देखने को मिली थी। तो उस समय जो था, यूरोप के अंदर में, पश्चिम देशों के अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में नई नई कारें आ रही थी, नई नई एरोप्लेन्स आ रही थी। एरोप्लेन का बहुत ही ज़्यादा दबदबा था उस समय में। साथ साथ इसी समय युद्ध भी हुआ। इसी समय दोस्तों पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसमें क्या इस्तेमाल किया गया, वॉर टैंक को इस्तेमाल किया। और इनमें क्या ज़रूरत होती थी, अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, इसमें क्या ज़रूरत होती थी, इसमें ज़रूरत होती थी पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम से ही तो चलते थे, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे टैंक हो, चाहे, और आज भी कहीं किसी को जाना हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, कार में, सारी जगह पेट्रोलियम का यूज होता ही है। तो यही चीज़ पूरे विश्व भर में हो रही थी। अगर हम देखें कि तो विश्व का जो ऊर्जा खपत था, जो कंजम्पशन था, उसमें धीरे धीरे एकदम से बढ़ोतरी आई। अब देख रहे हैं कि 1900 तक यहाँ पर एकदम सामान्य स्थिति थी, लेकिन 1900 के बाद अगर आप देख रहे हैं तो ये ग्राफ बढ़ता चला गया। और इसमें अलग अलग चीज़ों की बात है। यहाँ पर कोयले की बात की जा रही है। जैसे कोयले की बात कर लें, उसके बाद ऑयल आ जाता है। ऑयल का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ये 1900 के बाद से ये ग्राफ बढ़ता चला गया। अगर आप ऑयल को देखें तो यहाँ पर ऑयल धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता चला गया। पेट्रोल का जो यूज़ था वो धीरे धीरे करके 1900 के बाद बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई थी। अब इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने एक समस्या खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? क्योंकि अगर इन सब चीज़ों को चलाना है तो पेट्रोलियम की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो पेट्रोलियम उत्पादक देश थे, उनके पास जो थी वो कीमतों की खींचातानी हो रही थी। हर कोई अपनी मनमानी रेट पर यहाँ पर पेट्रोल एक्सपोर्ट करता था, बेचता था, और सारी कंट्री को अपने मनमानी तरीके से बेचता था। और ये जो उस समय की मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, हर कोई व्यक्ति यूज करना चाह रहा था, जिसके पास पैसा था उस समय के लोगों में, और मनमानी कीमतों पर वो उसको ख़रीदता था, उसका उपयोग करता था। और इसको देखते हुए कुछ कंपनियां साथ में आई। यह घटना हम बात कर रहे हैं अगस्त 1928 की। तब लगभग विश्व युद्ध ख़त्म हो चुका था। अगस्त 1928 में यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों ने सोचा कि हम एक काम करते हैं,
हम एक मंच पे आते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं। और मिलजुल कर काम करने से ये होगा कि ये जो वैश्विक स्तर पे खींचातानी चल रही है तेल की कीमतों में, किसी को ज़्यादा पैसा मिल जाता है क्योंकि जिसके पास तेल है वो बेच देता है। और इस तरीके से हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं और कुछ शर्तें बनाते हैं और उसी आधार पर एक ही तरह की कीमत पर बाकी सारे लोगों को हम बेचेंगे और बाकी सारे लोगों को हम मार्केट से बाहर कर देंगे। तो इस शुरुआती में इसमें 3 कंपनियां इकट्ठा हुई, जिसमें एक सेल नाम की कंपनी थी, रॉयल सेल, ब्रिटेन पेट्रोलियम और स्टैंडर्ड नाम की कंपनियां ये आपस में आई और इन तीनों ने एक गुट बनाया 1928 के अगस्त में। और ये तीनों मिलकर वैश्विक स्तर पर काम करने लगे और इनके बनने के साथ ही छोटी छोटी जो कंपनियां थी तबाह हो गई, दिवालिया हो गई, बंद हो गई, क्योंकि इन्होंने अपनी नीति को मार्केट में निकाली नहीं थी, आपस में इस बिज़नेस को बढ़ा रही थी। और दोस्तों अगर आप जियो के पेट्रोल पंप में जाएंगे तो यहाँ पर ब्रिटेन पेट्रोलियम से ये जियो कंपनी टाई अप है। आप कभी भी ट्रैवल करें तो इसको ज़रूर देखिएगा। और आगे चलकर ये कंपनियाँ 7 सिस्टर कहलाई। इसमें 4 कंपनियाँ और जुड़ गई और इनको 7 सिस्टर कंपनियां कहा जाता था। और इसमें पूरा का पूरा यूरोप का ही दबदबा हुआ करता था। मतलब यूरोप उस समय उपनिवेशिक काल चल रहा था, कॉलोनिज्म का रूल चल रहा था। जैसे ब्रिटेन भारत पे भी शासन कर रहा था, ब्रिटेन के कई मिडिल ईस्ट पर भी शासन रहा है। तो इन 7 कंपनियों का पूरा दबदबा था। यूरोप खुद तेल का उत्पादन नहीं करता, इसके बावजूद भी यूरोप का पूरा इस पेट्रोलियम पर दबदबा था, क्योंकि उनकी कंपनियां मनमानी रेट पर तेल के दाम तय करती थी और उसको बेचती थी। लेकिन जो देश उसका उत्पादन कर रहा है उसकी कोई नहीं चलती थी। इन कंपनियों का पूरा दबदबा था। तो ये 7 सिस्टर कंपनियां कहलाती हैं। तो दोस्तों ये 7 कंपनियां चलती रही। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए। कई देश जो है 1945 के बाद आज़ाद हुए। 1947 में भारत भी आज़ाद हुआ। और साथ ही साथ जो नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है वो एक साथ लोगों के दिलों में उभरने लगा। और ये विचार बढ़ने के साथ साथ में ये हुआ कि हमारे देश का तेल, हमारी धरती से निकाला हुआ तेल, लेकिन उसकी कीमत कोई और कंपनियां तय करता है, उसको कोई और लेकर जाता है। तो ये खींचातानी चालू हुई। तो दोस्तों बताया जाता है कि 1960 में कुछ देशों के प्रतिनिधि मिले। उन्होंने बात करी कि भाई ये जो चीज़ हो रही है इसको देखना पड़ेगा, नहीं तो यूरोपीय फ़ायदा उठाएंगे। तो 5 देशों के प्रतिनिधि आपस में मिले। वो कौन कौन से देश थे? उसमें सबसे पहला ईरान था, इराक था और सऊदी अरब था, कुवैत जो इसका सदस्य था, और आखिरी वेनेजुला। और ये जो है ये 5 देश मिले। इन्होंने एक संगठन बनाया बगदाद के अंदर में, जिसको कहा जाता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्री, क्योंकि इनके पास काफ़ी ऑयल का रिजर्व हुआ करता था। इस पे बात हुई कि बगदाद में ही इसका हेडक्वार्टर बना देते हैं। लेकिन वेनेजुला ने बोला कि न्यूट्रल ग्राउंड में होना चाहिए। इसके बाद इसको जेनेवा में हेडक्वार्टर बनाया गया और बाद में इसको स्विट्ज़रलैंड में इसको शिफ्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद इसको ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर दिया गया, वियना में। तो आज भी ओपेक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर मिलता है? वो वियना में मिलता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। वहाँ पर हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। ये सारी घटनाएं कब हुई? दूसरे विश्व के बाद। और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ देशों के समूह ने मिलकर बनाया, जिसमें मैंने बताया कि सऊदी अरब भी था, इराक भी था, ईरान भी था, यहाँ पर कुवैत भी था। ये 4 कंट्री तो यहीं पे ही मिल जाएंगे। इसके अलावा वेनेजुला भी एक देश था, जिसे 5 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया, जिसको आज हम ओपेक के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ओपेक कैसे बना इसको आपको समझ में आया होगा। ये 5 देशों के प्रतिनिधि जो है बगदाद में मिले थे। इसमें अगर बात करें ओपेक के बारे में, तो ओपेक में दोस्तों हमने यही बताया कि यह एक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है। इसे कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्री का जो है संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बगदाद इराक में स्थापित किया गया था सितंबर 1960 में। 5 देशों जिसमें से इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और वे संगठन के संस्थापक सदस्य बनने वाले। और ये जब बना था तो इसमें 5 सदस्य थे, जैसा कि
मैंने बताया। और ये एक अंतर सहकारी संगठन है। अंतर सहकारी संगठन मतलब कि इसके कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलते, सॉरी प्रतिनिधि नहीं मिलते, सरकार ही इसका प्रतिनिधित्व करता है। ओपेक एक अस्थाई संगठन है और यह एक अंतर सरकारी संगठन है। जैसे कि अंतर सरकारी संगठन का मतलब मैंने बताया। और दूसरी चीज़, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। पहले मैंने बताया कि जिनेवा में था, स्विट्ज़रलैंड में, उसके बाद उसको शिफ्ट कर दिया गया। स्विट्ज़रलैंड के कुछ डिप्लोमेटिक रीज़न के कारण इसको बाद में इसको वियना में हेडक्वार्टर बनाया गया। चाहते तो ये बगदाद ही बना देते, लेकिन वेनेजुएला ये नहीं चाहता था। उसके बाद ओपेक की सदस्यता किसी भी देश के लिए खुली है जो तेल का एक बड़ा निर्यातक है और जो इनके संगठन के आदर्शों को साझा करता है। मतलब कि इस संगठन में जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उन रूल रेगुलेशन को कोई भी फॉलो करता है तो उसका सदस्य बन सकता है। इसमें बहुत सारे सदस्य बने। शुरुआत में तो 5 सदस्य, बाद में कतर इसमें जुड़ा 1961 में, फिर इंडोनेशिया जुड़ा 1962 में, फिर उसके बाद लीबिया इसका सदस्य बना, फिर उसके बाद यूएई सदस्य बना, अल्जीरिया बना, सूडान बना, और इसके कई देश जो है इसके सदस्य हैं। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 13 सदस्य हैं। 3 देशों ने अभी जो है इसका मेंबर को त्याग किया है, जिसमें कतर है, इंडोनेशिया है और इक्वाडोर है। वो ये तीनों एक समय पे इसके सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में यह 13 सदस्य वाला ही समूह है। उसके बाद लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, अंगोला, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और कोंगो बाद में इसमें शामिल हुए। और कुछ ने इसकी मेंबरशिप भी छोड़ दी, जिसे हाल ही में कतर का नाम तो सुना हो। इंडोनेशिया ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी और साथ साथ इक्वाडोर ने भी छोड़ दी। अभी कुल 16 सदस्य हो सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि अभी इसके सदस्य 13 ही हैं वर्तमान स्थिति में। अब कौन कौन से सदस्य देश हैं उसको गिन लेते हैं। एक जो है वेनेजुएला है। ये वेनेजुएला शुरुआत में 1960 में ही इसका सदस्य बन रहा है। कुवैत इसके अंदर सदस्य था। तीसरा सऊदी अरब और इराक 4 और ईरान 5। ये 5 सदस्य शुरू में थे। उसके बाद और सदस्य इसमें जुड़ते गए। वो कौन कौन हो गए? एक अल्जीरिया हो गया, लीबिया इसका सदस्य, नाइजीरिया इसका सदस्य, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसका सदस्य, अंगोला एक सदस्य है, गैबोन एक सदस्य है और इक्वेटोरियल गिनी जो है ये इसका सदस्य है, और यूएई भी इसका सदस्य। ऐसे कुल मिलाकर 13 सदस्य, 13 जो देश है वो वर्तमान में इसके सदस्य हैं। और किस किस ने मेंबरशिप छोड़ी है? तो कतर ने छोड़ी है, इंडोनेशिया ने छोड़ी है और इक्वाडोर ने छोड़ी है। ये बात ध्यान में रखें, क्योंकि छोटे छोटे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इस संगठन के मुख्य कार्यों पर अगर हम नज़र डालें, मुख्य कार्य भी देख लेते हैं कि क्या क्या मेजर ऑब्जेक्टिव हैं। ओपेक का उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादक के लिए उचित और स्थिर कीमतों को सुरक्षित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है। इसके अलावा उपभोग करने वाले देशों को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति और उद्योग में निवेश करने वाले को पूंजीपद पर उचित रिटर्न देना। ओपेक कंट्री में जो देश उत्पादन कर रहे हैं उस देश के उत्पादन में ऐसा हो सकता है कि कभी ऑयल की डिमांड बढ़ जाए, कभी ऑयल की डिमांड घट जाए। अभी जो दोस्तों कोविड आई थी, कोविड में ऑयल की डिमांड कम होने लगी थी, लोग कम परचेस करते थे, फिर इन देशों को नुकसान होने लगा। तो ऐसा इसलिए समूह है कि आपस में अगर लग रहा है कि मार्केट डिमांड कम है तो हम प्रोडक्शन ही कम करें, उस हिसाब से जो मार्केट का दाम है, जो प्राइस है, उसको स्टेबल बना के रखें। और सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम की नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना, पेट्रोलियम उत्पादों के लिए उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें 2017 से ओपेक प्लस भी चर्चा में आ गया। इसमें उन देशों को भी शामिल किया गया जो ओपेक के अंतर्गत नहीं आते, तो उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। लेकिन वो कंट्री जो कच्चे तेल का निर्यात करता हो, गैर ओपेक देश जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। मतलब कि ओपेक और ऐसे देश जो कच्चे तेल का निर्यात करते हैं वो ओपेक प्लस कहा जाता है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको
ओमान, रशिया, साउथ सूडान और सूडान। तो दोस्तों रूस इसका जो देश है, इसका सदस्य देश है। इसकी वजह से ये चर्चाओं में बहुत रहता है। अब रूस जो है वो कई बार इसमें ऐसी स्थिति होती है कि अमेरिका जो चाहता है उस तरीके से स्थितियां नहीं हो पाती, क्योंकि रूस के पास भी कई तरह के पेट्रोलियम उत्पादक हैं जो लोगों को प्रदान करता है, और इसी प्रकार से कुछ समीकरण यहाँ पर बिगड़ते रहते हैं। इसलिए ओपेक प्लस काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इसलिए एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो चीज़ के लिए बात की है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा किस तरीके से ये उत्पन्न हुआ है, इसमें कौन कौन सदस्य शुरुआत में थे, उसके बाद कौन से सदस्य जुड़े, फिर उसको कौन से सदस्य उसको छोड़ के चले गए, किस तरीके से काम करता है, इन सब सारी चीज़ों का डिस्कशन आज के लेक्चर में किया गया। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।